एपिसोड 1 पहली मुलाकात में प्यार या टकरार। दिल्ली की लाइफस्टाइल पूरे देश में चर्चा का विषय बनती थी। आखिर पूरे देश का कैपिटल जो थी, सभी एक से बढ़कर एक, अमीर खानदान हो या मिडिल क्लास फैमिली, सबके अपने शौक और नखरे तो थे ही, साथ में प्रॉब्लम भी थी। दिल्ली में अभी विंटर का सीजन चल रहा था। सड़क पर अक्सर कोहरा ही दिखाई देता था और पॉल्यूशन भी। यहीं पर सभी को कंट्रोल, मेरा मतलब लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए दिल्ली पुलिस दिन रात एक कर देती थी। सड़क पर एक वाइट कलर की कार धीरे धीरे चल रही थी। वो पुलिस की कार थी जो पेट्रोलिंग करने के लिए निकली थी। सड़क पर कोहरा था तो साफ साफ आगे का देखना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। सड़क पर लोग गर्म कपड़े पहने पैदल चल रहे थे। ये सड़क मेन रोड से अलग थी तो ट्रैफिक इतना नहीं था। वहाँ मार्केट लगा हुआ था जहाँ मिडिल क्लास फैमिली के लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब सामान लेने आते थे। यहीं पर कोई दिक्कत ना हो इसीलिए आज के दिन पेट्रोलिंग का काम पुलिस वालों को सौंपा गया था। क्योंकि यहाँ पिछले कुछ वक्त से पॉकेट मार की कंप्लेंट्स बहुत आ रही थी और इसीलिए कुछ पुलिस वाले आम लोगों की तरह ही अपना भेष बदलकर भीड़ में घुस गए थे उस पॉकेट मार को पकड़ने के लिए। पुलिस की कार में 3 लोग थे, तीनों लेडीज ऑफिसर थी। मैडम, आप आज यहाँ कैसे? आपने तो 15 दिन की छुट्टी ली है ना? रितिका ने पूछा। हाँ, पर कल से छुट्टी पर हूँ, आज बस थोड़ा काम था इसीलिए, रितु ने कहा। पीछे बैठी कृषा भी बोली, मैडम आप घर जाने वाली हो तो मेरे लिए मिठाई लेकर आना, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। जाती तो लेकर आती पर मैं नहीं जाने वाली, रितु बोली। पर क्यों? रितिका ने पूछा। क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी, रितु बोली। हाँ मैडम, पर शादी तो आपको एक ना एक दिन करनी ही पड़ेगी ना, रितिका ने कहा। जानती हूँ, पर मुझे उससे नहीं करनी जिससे मेरे पापा करवाना चाहते हैं। वो सिर्फ अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये सब रिश्ता फिक्स करने में लगे हैं और मैं कोई बिजनेस डील नहीं हूँ किसी की, रितु ने जवाब दिया। तो फिर क्या करोगे आप? किसी ना किसी से तो शादी करनी ही पड़ेगी, ऊपर से आपका तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, कृषा ने कहा। हाँ जानती हूँ, पर जरूरी थोड़ी है कि बॉयफ्रेंड होगा तभी शादी होगी, अरेंज मैरिज भी तो होती ही है, रितु ने जवाब दिया। तभी रितु का फ़ोन बज उठा। हेलो, रितु ने फ़ोन उठाया। तेरी माँ बोल रही हूँ, सामने से आवाज़ आई। हेलो हेलो माँ, आवाज़ कट रही है, नेटवर्क वीक है, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, बोलकर रितु फ़ोन रखने ही वाली थी कि खबरदार, जो फ़ोन रखा है तो मैं और तेरा भाई तुझे लेने अभी के अभी दिल्ली आएंगे, समझी? रितु की माँ सीमा जी ने कहा। अब तो रितु के पास सुनने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अब क्या हुआ? रितु ने पूछा। अब नेटवर्क कहाँ गया तेरा? ठीक हो गया, सीमा जी कटाक्ष में बोली। माँ जो बोलना है जल्दी बोलो, रितु ने कहा। देख सीधे सीधे बोल रही हूँ, तेरे पापा ने तेरी शादी फिक्स कर दी है और मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, सीमा जी के बोलते ही मानो रितु पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। माँ आपने प्रोमिस किया था कि आप 6 महीने तक वेट करेगी, अभी मैं बस 27 साल की हूँ, अभी भी काफ़ी टाइम है मेरे पास, रितु बोली। पर तेरे दादाजी के पास नहीं है, वो कभी भी स्वर्ग की यात्रा कर सकते हैं, समझी? और इसीलिए तेरे पापा ने ये फैसला लिया है, सीमा जी ने कहा। यार दद्दू कहीं नहीं जाने वाले, मुझे फंसाने के लिए ये सब उनकी चाल है, रितु बोली। अरे 70 साल के हो गए, अब और कौन सी चल चलेंगे, सीमा जी गुस्सा करती हुई बोली। माँ दद्दू को बोलो मुझे शादी नहीं करनी, रितु ने कहा। चुप कर नालायक लड़की, तेरे बाद घर में आयशा भी है, कम से कम उसका तो ख्याल कर, सीमा जी ने कहा। अरे यार, आप हर बात को आयशा से क्यों जोड़ते हो, रितु माथे पर हाथ रखती हुई बोली। तो तू शादी क्यों नहीं करती? सीमा जी ने पूछा। कर लूंगी माँ, जब टाइम आएगा तब वो भी कर लूंगी, रितु बोली। टाइम अब आ गया है, आज सोमवार है और रविवार तक तू मुझे यहाँ मुंबई में चाहिए, नहीं तो फिर तू जाने और तेरे पापा, सीमा जी ने बोलकर फ़ोन रख दिया। हेलो माँ, हेलो, फ़ोन रख दिया। रितु अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए देखती हुई बोली। कमाल है, 70 साल के हैं अभी दादू, इतनी जल्दी थोड़ी भगवान के पास जाने वाले हैं, रितु नाराज़ होती हुई बोली। लगता है आंटी ने डेडलाइन घोषित कर दी है, रितिका ने कहा। तभी रितु की नज़र सामने गई। सड़क की दूसरी ओर से एक जवान लड़का एक बूढ़ी और अंधी औरत को सड़क पार करवा कर ला रहा था। गाड़ी रोक यहीं पर, रितु बोली। क्या हुआ मैडम, रितिका ने पूछा। रितु बोली। लगता है वो फिर से आ गया, कृषा बोली। कौन फिर से आ गया, रितिका ने पूछा। वही जिसे देखने के लिए मैडम अक्सर यहाँ पेट्रोलिंग के बहाने आ जाती है, कृषा बोली। क्या? और मुझे पता भी नहीं है, रितिका ने कहा। वैसे कौन है वो, रितिका ने पूछा। सामने ही होगा, 1 मिनट, बोलकर कृषा आगे की तरफ झुकी। हाँ वो देख, सफ़ेद रंग की टी शर्ट और फॉर्मल पेंट में सामने खड़ा है, कृषा बोली। रितिका सामने देखने लगी। दोनों ही बातें किए जा रहे थे पर रितु का ध्यान ही नहीं था, वो तो बस उस एक लड़के को देखने में लगी हुई थी जिसकी सिंपल लाइफ से वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी। ये तो सिंपल सा लड़का है, रितिका बोली। इसीलिए तो मैडम दिल दे बैठी है, कृषा ने बताया। यार इसका पहनावा तो देख और मैडम को देख, रितिका फिर से बोली। प्यार अंधा होता है, सुना नहीं क्या, कृषा ने कहा।
यार कानून अंधा होता है, रितिका ने बताया। हाँ पर अब नहीं रहा, वो जमाना गया कि कानून के अंधा होने का सब फायदा उठाते थे, क्रिसा बोली। अभी तो बस प्यार ही अंधा होता है, आगे कहते हुए क्रिसा भी उस लड़के को देखने लगी। रितिका भी अब उसे देखने लगी। अब मैं भी तो जरा देखूं, आखिर क्या खास बात है उसमें जो मैडम को अपना दीवाना बना दिया है, रितिका मन में बोलती हुई उस लड़के को देखने लगी। सभी देखे जा रहे थे। गाड़ी साइड में थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो लड़का सामने खड़ी बूढ़ी औरत को नारियल पानी पिला रहा था, फिर आगे जाके 2-3 बच्चों के साथ कंचे खेलने लगा। ये क्या कर रहा, इसकी कोई जॉब भी है या नहीं, रितिका ने पूछा। अरे राइटर है, मेरा मतलब लेखक है, नॉवेल लिखता है कंपनी के लिए ऑनलाइन, क्रिसा बोली। अच्छा तो ये बात है, रितिका ने सोचा। अच्छा वैसे इसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता किया, रितिका ने फिर पूछा। इसका कोई नहीं है, बस उसके हनुमान जी है, क्रिसा ने बयाया। मतलब, रितिका ने पूछा। मतलब इसकी फैमिली नहीं है, शायद से अनाथ है, बस वो और उसके हनुमान जी, मेरा मतलब वो हनुमान जी का बड़ा भक्त है, बहुत भोला है बेचारा, क्रिसा ने बताया। ओह, तो मैडम ने सब बता करवाया है, रितिका बोली। अरे नहीं नहीं, ये तो बस आसपास पूछकर ही बता चल गया, वरना पक्के तौर पर तो मैडम को भी नहीं पता, क्रिसा बोली। पर तुझे काफ़ी कुछ पता है। अरे वो तो मैं हर बार ज़्यादातर जब भी यहाँ मेरी ड्यूटी होती है तब मैडम मेरे पास आ जाती है, तो ऐसे ही सब, क्रिसा बोली। बस इतनी सी बात पर मैडम फ्लैट हो गई, रितिका ने पूछा। नहीं नहीं, इतनी सी बात पर नहीं, पूरा महीना लगा मुझे, और मैडम तो यहाँ पिछले 15 दिन से आ रही है बिना किसी को बोले, क्रिसा ने बताया। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, रितिका बोली। और क्या पता किया, रितिका ने आगे पूछा। अरे लड़का सही है, काफ़ी एनजीओ की मदद करता है, पैसे में नहीं कर पाता मगर बूढ़े लोगों का ध्यान रखना, धक्के सब खाना, कोई काम हो तो करके देना, फिर कोई कैंप हो तो उसमें वो फ्री में वॉलंटियर होता है, बहुत ही सही लड़का है, क्रिसा ने बताया। तभी ऋतु बिना बोले गाड़ी से बाहर निकली, वो फॉर्मल कपड़े पहनी हुई थी तो कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। अरे मैडम कहाँ जा रही, रितिका ने हड़बड़ाहट में गाड़ी का दरवाजा खोला। अरे उस लड़के से बात करने, क्रिसा ने बताया। रीतू ने बाहर से ही हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया। दोनों गाड़ी में ही बैठी रही। चलो मैडम का पीछा करते हैं, वो लड़का घर की तरफ ही जा रहा होगा, और मैडम भी, क्रिसा बोली। रितिका ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हाय अनुज चाचा कैसे हो, वो लड़का बोला। बस अच्छा हूँ बेटा, नारियल पानी वाले चाचा को देखता हुआ वो लड़का आगे निकल गया। ओए तावरे, रितिका ने आवाज दी। यस मैडम, तावरे चुपके से गाड़ी के नज़दीक आता। देख कड़ी नज़र रखना, आज ये पॉकेट मार हाथ से निकलना नहीं चाहिए, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, रितिका ने कहा। डोंट वरी मैडम, तावरे वापस चला गया। रितिका ने धीरे से गाड़ी ऋतु के पीछे चला दी। ऋतु उस लड़के के पीछे जा रही थी। वैसे उसका नाम क्या है, रितिका ने पूछा। सिद्धार्थ कश्यप, क्रिसा ने बताया। अच्छा नाम है, रितिका बोली। सभी थोड़े दूर एक गली में पहुंचे। वो लड़का एक छोटे से घर के सामने आके खड़ा हुआ। आसपास कई छोटे घर थे। ऋतु उसे ही देखे जा रही थी कि तभी उसने देखा एक छोटी लड़की सामने आके उस लड़के को देखने लगी। ओए रैम्बो, वो लड़की बोली। वो लड़की लगभग 15 साल के आसपास होगी। ऋतु ध्यान से दोनों की बात सुनने लगी। क्या हुआ मिमी, वो लड़का बोला। आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझसे शादी करेगा या नहीं, मिमी बोली। आखिरी बार बोल रहा हूँ, नहीं कर सकता, सिद्धार्थ बोला। पर क्यों नहीं, मिमी ने पूछा। तू छोटी है और मैं बड़ा, ऊपर से मैं शादी करना ही नहीं चाहता, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। देख गली के काफ़ी लड़के मेरे पर लाइन मार रहे हैं और मैंने तेरी वजह से किसी को भाव नहीं दिया, वो देख सब लड़के तुझे ही देख रहे हैं, मिमी में इशारा करके बताया। सभी उस ओर देखने लगे। है बजरंगबली, सिद्धार्थ ने सर पर हाथ दे मारा। देखा अगर एक इशारा करूंगी तो सभी तुझे मारने के लिए दौड़े आएंगे, समझा, और फिर भी नहीं माना तो पुलिस में छेड़खानी का केस दर्ज करवा दूंगी, इसीलिए चुपचाप बजरंगबली का नाम लेकर मेरा हाथ पकड़ ले, और दिखती भी मैं अच्छी खासी हूँ, थोड़े साल बाद 18 की हो जाऊंगी, तेरे तो मजे ही मजे है, मिमी बोली। अच्छा, सिद्धार्थ बोला। हाँ, मिमी बोली। ऋतु हैरान थी मिमी की सोच से, साथ में रितिका और क्रिसा भी। ये ऐसी लड़कियों ने ही लॉ का भरपूर फायदा उठाया है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने स्टेटमेंट में। सबसे ज्यादा लड़कियां ही कानून का फायदा उठाकर लड़कों को फंसवाती है और हमें ना चाहकर भी एक्शन लेना पड़ता है, रितिका बोली। सही कहा मैडम, क्रिसा बोली। रुक एक मिनट, तुम लोग भी रुको, सिद्धार्थ ने लड़कों को इशारा किया जो अभी उसे ही देख रहे थे। ऋतु दूर खड़ी सिद्धार्थ को ही देखे जा रही थी कि अब वो क्या करेगा कि तभी सिद्धार्थ ने पैरों से चंपल उतारकर हाथ में ली। यहाँ आ मिमी, हाथ में चंपल देख। मिमी 2 कदम पीछे हटी। बोला तेरे पापा को जरा मैं भी तो उन्हें बताओ, आजकल उनकी बेटी कैसे अपने से 2 गुने उम्र के आदमी को फंसाने का धंधा खोलकर बैठी है, सिद्धार्थ बोला। देख बाप पे नहीं जाने का, मिमी टपोरी स्टाइल में बोली। तेरी तो, रुक, सिद्धार्थ मिमी की तरफ आगे बढ़ा कि मिमी वहां से सीधा बाहर की तरफ भागी, वो ऋतु की साइड से होकर ही निकली थी।
तभी सिद्धार्थ की नज़र उन लड़कों पर गई। आ जाओ, तुम सबकी भी खातिरदारी अच्छे से करता हूँ, बोलकर हाथ में चंपल लेकर सिद्धार्थ उन लड़कों की तरफ भागा कि सब छूमंतर हो गए। ऋतु सब कुछ ध्यान से देख रही थी कि तभी सिद्धार्थ की नज़र ऋतु पर गई। दिनों की नज़रें एक हुई, पर फिर सिद्धार्थ पलट गया और अपने घर की ओर जाने लगा। यार, मैडम से बात तक नहीं की उसने, रितिका बोली। यही तो खास बात है उसकी, वो किसी को भाव ही नहीं देता, क्रिसा ने कहा। हाँ, पर इस हद तक, मेरा मतलब देख तो सही, मैडम खुद आईपीएस अधिकारी है, ऊपर से कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, सिर्फ 27 साल की होगी वो, और उनसे शादी करने के लिए तो लोग मरे जा रहे, और ये है कि देखता भी नहीं मैडम को। रितिका हैरान थी। इसीलिए तो मैडम पसंद करती है उसे, क्रिसा ने बताया। हद है, रितिका बोली और स्टीयरिंग पर हाथ दे मारा। ऋतु ने अपने कदम सिद्धार्थ के घर की तरफ बढ़ाए। ऋतु ने देखा उसका घर बस एक मंजिला था, ऊपर कोई फ्लो नहीं था। ऋतु पहले भी ये सब देख चुकी थी, पर इतने करीब से वो आज देख रही थी। ऋतु सिद्धार्थ के घर के सामने खड़ी थी। लोहे से बना बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। ऋतु ने जूते बाहर निकाले और फिर चौखट पर एक कदम रखा और अंदर की तरफ दाखिल हुई। वो लकड़ी के दरवाजे पर ही खड़ी थी। ऋतु ने बेल बजाए। लगता है दूध वाले चाचा आ जाए, उनका हिसाब करना पड़ेगा, सिद्धार्थ ने सोचा। वो बाथरूम में नहाने गया था और तुरंत ही बाहर आ गया। अरे अंदर आकर बैठो, मैं आया 2 मिनट, सिद्धार्थ पीछे की तरफ से चिल्लाकर बोला। चलो, फाइनली अंदर आने का मौका तो मिला, ऋतु सोचती हुई अंदर आई। देख मैडम फाइनली अंदर गई, क्रिसा खुश होकर बोली। बता नहीं अब क्या होगा, रितिका बोली। ऋतु ने आसपास नजर घुमाई। घर बिल्कुल ही साफ सुथरा था, धूल मिट्टी या गंदगी जरा भी नहीं थी। तो जनाब को सफाई काफ़ी पसंद है कुल, ऋतु सोचती हुई बोली। कोई टेलीविज़न नहीं, ना ही कोई लैपटॉप कंप्यूटर, काफ़ी पुराने ख्याल का मालूम होता है। अरे ये क्या, तो जनाब रेडियो के शौकीन है, गाना पसंद है मतलब कि, ऋतु सामने पड़े रेडियो को देखती हुई बोली। ऋतु ने थोड़ा उठकर नज़र घुमाई। तो खाना भी खुद ही बनाता होगा, आगे किचन की तरफ नज़र फेरती हुई ऋतु बोली। यानी अकेला है, परफेक्ट फॉर माई लाइफ, ऋतु खुश होती हुई बोली। तभी सिद्धार्थ माथे पर टॉवल डाला हुआ बाहर आया। वो नीचे देखकर टॉवल से माथा पोंछ रहा था, जो नहाने की वजह से गीला हुआ था। ऋतु ने उसे सर से लेकर पांव तक देखा। मस्कुलर बॉडी देखकर ऋतु शॉक्ड थी। किसी सिंपल सी लाइफ स्पैन करने वाले की ऐसी बॉडी तो नहीं हो सकती थी। गले के मसल, 6 पैक एब्स, थाई के मसल, ट्राइसेप बाइसेप, सब कुछ परफेक्ट था। अरे मुझे लगा दूध वाले चाचा होंगे, सॉरी मैं अभी आया, बोलकर सिद्धार्थ पलटा कि ऋतु की नज़र उसकी बैक पर गई। वो शॉक्ड होकर सिद्धार्थ को ही देखने लगी। रुको, जाते हुए सिद्धार्थ को रोकती हुई ऋतु बोली। क्या हुआ मैडम, सिद्धार्थ ने पलटकर पूछा। उसने शरीर पर ऊपर टॉवल से सब कवर कर दिया। अपना टॉवल हटाओ, ऋतु बोली। पर हुआ क्या मैडम, सिद्धार्थ ने रिस्पेक्ट के साथ पूछा। मुझे अपना शरीर दिखाओ, ऋतु बोली। जी मैडम, ये आप क्या बोल रही हो, सिद्धार्थ ने पूछा। ऋतु ने अपना आईडी कार्ड निकाला। आईपीएस ऋतु गरेवाल, ऋतु बोली। ऋतु के बोलते ही सिद्धार्थ ठंडा पड़ गया। अब जल्दी से टॉवल हटाओ अभी के अभी, ऋतु चिल्लाई। सिद्धार्थ ने कांपते हाथों से टॉवल को उतारकर साइड पर रखा। सामने का नज़ारा देखकर ऋतु हैरान थी तो गुस्सा भी। ऋतु ने देखा सिद्धार्थ की बॉडी पर जगह जगह खरोच और साथ में किसी नुकीले हथियार से वार किए हो ऐसे निशान थे। अब पीछे पलटो, ऋतु गुस्से से बोली। सिद्धार्थ पीछे की तरफ मुड़ा। ऋतु ने उसकी बैक साइड देखी। पीछे भी ऐसे ही कुछ खरोच के निशान थे। ऋतु ने गुस्से से पूछा, ये सब निशान कैसे आए तुम्हारे जिस्म पर? जी मैडम, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सिद्धार्थ हाथ जोड़कर बोला। अच्छा, तो फिर ये निशान क्या हवा में बनकर आए? और मैंने कब तुमसे कहा कि तुमने कुछ गलत किया है, ये तो तुम खुद ही बोल रहे हो, ऋतु बोली। वो मैडम, आप पुलिस वाले सब पूछताछ भी तो इसी सब वजह से करते हो ना, सिद्धार्थ कांपती आवाज में बोला। ये तो बेटा मैं बता लगाऊंगी कि तूने कुछ गलत किया है कि नहीं, ऋतु बोली। देखिए मैडम, आप गलत समझ रहे हैं, सिद्धार्थ बोला। वो सब मैं थाने जाकर बता करूंगी, अभी चल मेरे साथ, ऋतु बोली। देखिए, आप बिना सबूत या कोई इल्जाम के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये गलत बात है, सिद्धार्थ बोला। सिद्धार्थ की बात सुनकर ऋतु का दिमाग घूम गया। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल साले, ऋतु ने उसे धर दबोचा। प्लीज मैडम, मेरी बहुत बदनामी होगी, सब देख रहे, सिद्धार्थ ने कहा। चटू, अत्याचार ही अत्याचार, ये तुझे पहले सोचना चाहिए था, ऋतु सिद्धार्थ को घसीटती हुई जबरदस्ती बाहर लेकर आए। ये मैडम क्या कर रहे हैं, ऋतिका ने ऋतु को देखकर बोला। पक्का कुछ झोल हुआ है, क्रिसा बोली। कितनी बार बोला टपोरी भाषा की फिल्में मत देखा कर, ऋतिका गुस्से से बोली। कि तभी दूर से ऋतु ने हाथ दिखाया। मैडम बुला रही, चल, ऋतिका ने गाड़ी ग्राउंड में ले ली। जब ऋतिका ने ऋतु के सामने ले जाकर गाड़ी रोकी कि तभी ऋतु ने दरवाजा खोला और सिद्धार्थ को अंदर बिठा दिया। फिर क्रिसा को इशारा किया और क्रिसा ने सिद्धार्थ को हथकड़ी पहना दी।
जैसे सिद्धार्थ ने कहा था आसपास के लोग उसे ही देखे जा रहे थे। सभी में बातें शुरू हो गई थी। ये सिद्धार्थ को क्यों लेकर जा रहे? जरूर कुछ कांड किया होगा। मुझे तो ये लड़का पहले से ही पसंद नहीं था, एक औरत बोली। सही कहा, अच्छा है हमारे बच्चे इसके साथ मस्ती नहीं करते, नहीं तो हमारी बदनामी भी हो जाती, दूसरी औरत ने पहली वाली से कहा। लगता है आज तो ये गया, एक बूढ़ा बोला। हाँ सही कहा, पुलिस का अत्याचार ही सबसे बड़ा अत्याचार होता है, एक और बूढ़े ने कहा। सभी बातें बना रहे थे। ऋतु ने नोटिस किया कि जैसा सिद्धार्थ ने कहा था ठीक वही हुआ। पर ऋतु को इसकी फिक्र नहीं थी। कृषा, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हूँ, मुझे शक है कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है। इसकी बॉडी पर जो चोटों के निशान है ये चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं को जरूर ये बड़ा पहुंचा हुआ क्रिमिनल है। ऋतु की बात सुनकर ऋतिका और कृषा दंग रह गई। मुझे तो पहले ही लगा था मैडम ये लड़का आपके लिए ठीक नहीं है, ऋतिका ने बोला ही था कि ऋतु उसे आंख दिखाकर घूरने लगी। ये मैडम क्या बोल रही, मैं और ठीक नहीं हूँ से इनका क्या मतलब है? सिद्धार्थ ने मन में सोचा। तुम एक काम करो, इसका घर पूरा चेक करो, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, ऋतु ने कृषा से कहा और गाड़ी में आगे की तरफ बैठ गई। यस मैडम, कृषा बोली। फिर सिद्धार्थ के घर की तरफ जाने लगी। आप बिना परमिशन और ठोस सबूत के मेरा घर यूं चेक नहीं कर सकती, ये गलत बात है, सिद्धार्थ पीछे बैठा हुआ बोला। मैडम आईपीएस ऑफिसर है, भला इन्हें किसकी परमिशन चाहिए तुम जैसे क्रिमिनल को चेक करने के लिए, ऋतिका डींगे हाँकते हुए बोली। ऋतिका, गाड़ी स्टार्ट कर, ऋतु बोली। जी मैडम, ऋतिका ने गाड़ी वहां से पुलिस स्टेशन की तरफ ले ली। परमिशन में ले लूंगी, तुम फिक्र मत करो, कोई इनलीगल तरीके से जांच नहीं होगी, हम सब कुछ लीगल तरीके से देखेंगे, तुम्हारी तरह नहीं, बोलकर ऋतु आगे देखने लगी। करीब 1 घंटे बाद सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे। जैसे ही ऋतु थाने के अंदर आई सभी सैल्यूट करके सीधे खड़े हो गए। देखा ये है मैडम की पावर, ऋतिका बोली। ऋतिका, मेरी तारीफ करना बंद करो और कुछ काम कर लो, कल से मैं छुट्टी पर जा रही हूँ और जाओ उससे, पर मुझे ये कैसे आज रात तक निपटाना है, ऋतु ने सिद्धार्थ को देखते हुए कहा। फिर चेयर पर जाकर बैठ गई। हरीश जी, ऋतु ने हेड कांस्टेबल हरीश को बुलाया। जी मैडम, हरीश पास आकर बोला। इन्हें ले जाकर लॉकअप में डालो और उगलवाओ कि ये चोटें जो इनके शरीर पर है वो कहाँ से आए, और हाँ मुझे रिजल्ट चाहिए, पर टॉर्चर मत करना, ऋतु ने कहा। सभी को अजीब लगा, भला टॉर्चर किए बिना कोई क्रिमिनल अपना मुंह खोलता है भला? ये तो वही बात हुई कि क्रिमिनल को बिठाकर अच्छे से प्यार से पूछे और उसकी मर्जी हो तभी जवाब दे, नहीं तो ना दे। शायद ऋतु के एक तरफा प्यार ने ही उसे रोक के रखा था, जो वो ज्यादा सख्ती से पेश नहीं आ रही थी। और ये बात ऋतिका समझ चुकी थी। साउथ कैंपस के स्टेशन में सभी बैठे हुए थे। वही अंदर कांस्टेबल हरीश सिद्धार्थ से पूछताछ कर रहा था। मैडम ने हाथ उठने से मना किया है, इसीलिए तू बचा हुआ है, अब मैडम अपना इरादा बदल दे उससे पहले तू सब कुछ बता दे, हरीश ने सिद्धार्थ को अपनी बातों में उलझाने का ट्राई किया। वैसे उस ऋतिका मैडम ने कहा था कि मैडम आईपीएस है, क्या आप बता सकते हैं कि मैडम कौन सी रैंक की आईपीएस है, सिद्धार्थ ने पूछा। अरे मैडम एसीपी है समझा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और 2 दिन पहले ही इनका इस डिवीजन में ट्रांसफर हुआ है, सुना है कि फिर से दिल्ली में कुछ सिंडिकेट अपने पैर घुसा रहे हैं, हरीश बोला। क्यों, पहले नहीं घुसाए थे क्या, सिद्धार्थ ने पूछा। चुप बकलोल, कुछ पता भी है कि नहीं, दिल्ली के ही होना, हरीश ने पूछा। हाँ दिल्ली का ही हूँ, सिद्धार्थ बोला। तो जानते नहीं क्या आज से 5 साल पहले क्या हुआ था, हरीश ने पूछा। नहीं जनता, क्या हुआ था, सिद्धार्थ ने पूछा। अरे न्यूज नहीं देखते क्या, अखबार तो पढ़ते ही होगे, हरीश ने पूछा। नहीं, सिद्धार्थ बोला। है, अजीब बकलोल हो, हरीश माथा खुजाते हुए बोला। फिर सिद्धार्थ के सामने कुर्सी पर बैठ गया। देखो, 5 साल पहले दिल्ली में अचानक से एक रात गैंग वार छिड़ गया था, हेड कांस्टेबल हरीश ने बताना शुरू किया। वही सिद्धार्थ बड़े ध्यान से उनकी बात सुने जा रहा था। नॉर्थ से लेकर वेस्ट तक और साउथ से लेकर ईस्ट तक सब कुछ हिल गया था। सुना था इस गैंग वॉर का जिम्मेदार अगर कोई था तो वो था इमोर्टल फॉक्स, हरीश ने बताया। ये इमोर्टल फॉक्स कौन है, सिद्धार्थ ने अनजान बनते हुए पूछा। अरे ये वो लोमड़ी था जिसका दिमाग पुलिस से भी ज्यादा तेज चलता था। उस रात उसने बता नहीं क्या किया था कि दिल्ली की सारी गैंग आपस में लड़ गई थी और सुबह तक पूरा देश हिल गया था। बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया था उसकी खोज के लिए, पर साला मिला ही नहीं, हरीश ने बोला। अच्छा, काफी मंजा हुआ खिलाड़ी मालूम होता है ये आपकी बातों से तो, सिद्धार्थ बोला। 1 नंबर का मेरा मतलब अव्वल नंबर का कमीना था वो, फिर हरीश आगे बोला। वो जिस भी गैंग में जाता था उत्पात मचा देता था, कोई गैंग उसे अपने अंदर लेने को तैयार नहीं था। ऐसा क्यों, सिद्धार्थ ने पूछा। अरे मुझे क्या पता, हरीश बोला। क्या हेड कांस्टेबल बनोगे आप, इतना भी नहीं पता, सिद्धार्थ बोला। अरे वो हाथ में आता तो कुछ पूछता ना, आज तक एक फोटो भी नहीं है उसकी दिल्ली पुलिस के पास। बड़ा ही उद्दंड आदमी था, पर काम बहुत होशियारी से करता था, जो भी काम उसके बॉस उसे देते वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता था, हरीश ने बताया।
अच्छा, ऐसा क्या किया था उसने, सिद्धार्थ ने पूछा। अरे एक बार तो उसने हद ही कर दी थी, बैंक को लूटने के लिए उसने प्लान बनाया, बैंक की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि कोई भी वोल्ट तक नहीं जा सकता था, हरीश बोला। फिर, सिद्धार्थ ने क्यूरियस होते हुए पूछा। फिर क्या था, नवरात्रि चल रही थी तो रोज रात को बैंक के सामने जो बंद पड़ा घर था उसमें उसने और उसके साथियों ने खुदाई का काम शुरू किया और 9 दिन के अंदर अंदर खुदाई करते हुए बैंक के वोल्ट तक पहुंच गए थे। साले ने जबरा दिमाग लगाया था, आवाज ना आए इसीलिए रात में खुदाई करता था और बैंक के पास ही नवरात्रि का माहौल था तो शोरगुल में खुदाई की आवाज भी किसी को नहीं आती थी, हरीश बोला। मंजा हुआ था, सिद्धार्थ बोला। बहुत ही ज्यादा, हरीश ने बताया। जब सब तहकीकात की तब पता चला कि पूरा वोल्ट खाली कर गया था, पूरे 50 करोड़ का चूना लगा था बैंक को, और दिमाग तो देखो उस लोमड़ी का, पता नहीं कैसे उसे पता चला था कि बैंक में इतना सारा पैसा आया हुआ है, हरीश ने बताया। ओह भाई गजब का था वो, सिद्धार्थ बोला। पर मुझे याद है वहां तक उसने किसी भी निर्दोष की जान नहीं ली थी, मगर मैडम उसे माफ करने को तैयार ही नहीं, हरीश बोला। ऐसा क्यों, सिद्धार्थ ने पूछा। अरे जब गैंग वॉर हुई थी तब मैडम की दोस्त मारी गई थी और मैडम अपने दोस्त की मौत का जिम्मेदार उस इमोर्टल फॉक्स को समझती है। अरे मैडम एसीपी भी उसी को पकड़ने के लिए बनी थी, हरीश ने बताया। सिद्धार्थ मायूस हो गया। अरे जब उस रात मैडम ने उसे देखा था। क्या मैडम ने उसका चेहरा देखा था, सिद्धार्थ बीच में बोल पड़ा। चुप बकलोल, हरीश ने सिद्धार्थ को चुप करवा दिया, फिर आगे कहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब मैडम ने उसे देखा था तब खून से वो पूरा सन गया था, और ये हमारे दिल्ली का पॉल्यूशन और फिर ये सर्द रातें, कोहरे की वजह से यहाँ से 2 इमारत के आगे का कुछ नहीं दिखता तो मैडम को उसका चेहरा कैसे दिखता, ऊपर से उसने भेड़िए का काला मास्क पहना हुआ था, वो भी प्लास्टिक का था शायद से। मैडम ने तो यही बताया था, हरीश कुछ याद करते हुए बोला। खैर जो भी हो अब कुछ नहीं हो सकता, 5 साल पहले वो गायब हो गया था, तब से उसका कोई अता पता नहीं, हरीश ने बताया। सिद्धार्थ कुछ पूछना चाहता था कि तभी लॉकअप का दरवाजा खुला और एक इंस्पेक्टर अंदर आया। उसे देख हरीश अपनी जगह से खड़ा हो गया। जय हिंद सर, हरीश सैल्यूट करते हुए बोला। हम हरीश को इशारा किया, फिर इंस्पेक्टर ने सिद्धार्थ को देखा। मेरा नाम देव आनंद है, मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ, वो बोला। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूँ, सिद्धार्थ के बोलते ही हरीश की हंसी छूट गई। देव गुस्से से हरीश को देखने लगा, फिर बोला, कुछ पता किया? उद्धरण चिन्ह। सर मुझे तो ये निर्दोष लगता है, और बोला है बेचारा, हरीश बोला। रिटायर क्यों नहीं हो जाते, आपसे अब कोई काम नहीं होने वाला, फोकट में दिल्ली पुलिस के पैसे खर्च करवा रहे हो और मुफ्त की पगार ले रहे हो, देव हरीश की इंसल्ट करते हुए बोला। हरीश बस हल्का सा मुस्कुराया, पर उस मुस्कुराहट में छुपे दर्द और बेइज्जती को सिद्धार्थ अच्छे से देख पा रहा था। जाए यहाँ से और मेरे लिए एक कड़क कॉफी लेकर आइए, इतना तो कर ही सकते हो, और तो कुछ उम्मीद आपसे लगा नहीं सकता, इंस्पेक्टर देव ने नीचा दिखाते हुए हरीश से कहा। जी सर, हरीश मुस्कुराता हुआ बाहर जाने लगा कि तभी। अरे हरीश चाचा, ये तो बताओ कि आपकी उम्र क्या है और कितने सालों से यहाँ हो, सिद्धार्थ ने हरीश को रोकते हुए पूछा। 56 साल है बेटा और 30 साल से हूँ इसमें, हरीश बोला। आपको किसने बोल इस क्रिमिनल के सवाल का जवाब देने, अब जाओ यहाँ से, बता नहीं कैसे कैसे लोग को डिपार्टमेंट ने भर्ती करके रखा है, देव गुस्से से बोला। हरीश बेइज्जती के आंसू पीता हुआ वहां से निकल गया। बाहर क्रिसा आई हुई थी। मैडम कहाँ है, क्रिसा ने पूछा। वो घर गई है कुछ काम से, रितिका ने जवाब दिया। ओह, क्रिसा सोच ही रही थी कि देव बाहर आया। तो बताओ घर से क्या मिला? सर ये कुछ न्यूज़पेपर के टुकड़े मिले हैं आज से 5 साल पहले के, और ये सब कुछ क्राइम नॉवेल और गैंग रैप के आर्टिकल और किडनैपिंग के आर्टिकल जो इसने कट करके दीवार पर चिपकाए हुए थे वो मिले, क्रिसा ने बताया। ये सब एक क्रिमिनल ही कर सकता है और ये क्रिमिनल है, देव बोला। तभी हरीश कॉफ़ी लेकर आया। देव ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। ये सच तो ऐसे नहीं बोलेगा, 3rd डिग्री देंगे तभी मुंह खोलेगा, देव कॉफ़ी पीते हुए बोला। सर मैडम ने इन्हें टॉर्चर करने से मना किया है, हरीश जीजते हुए बोला। मैडम को ये सब दिखाना फिर अपने आप मान जाएगी, वैसे भी इंचार्ज में हूँ तो मैं जो बोलूँ वही होगा, समझे, देव ने कहा। चलो जनाब की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बोलकर वो लॉकअप में गया और 2-3 हवलदार और कांस्टेबल को बुला के सिद्धार्थ को पीछे वाले डार्क रूम में लेकर जाने के लिए कहा। अगर मैडम को पता चला तो क्या होगा, क्रिसा बोली। नहीं पता, रितिका ने कहा। प्लीज़ मैडम एक बार बड़ी मैडम को कॉल कीजिए, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, हरीश ने बोला। हाँ करती हूँ, रितिका बोली और ऋतु को फ़ोन लगा दिया। ऋतु इस वक्त उस नारियल वाले के सामने खड़ी थी और उसका मोबाइल गाड़ी में पड़ा था, जिस वजह से उसे रिंग सुनाई ही नहीं दी। सभी बारी बारी से ऋतु को फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहे थे। यार, ऋतु मैडम फ़ोन ही नहीं उठा रही, रितिका गुस्से से फ़ोन को देखते हुए बोली। अब क्या, बेचारा सिद्धार्थ। सभी डार्क रूम की तरफ जाने वाले रास्ते को देखने लगे। बाहर देखिए, मुझे जानना है कि वो कैसा लड़का है, ऋतु जानना चाहती थी कि सिद्धार्थ कैसा था, उसे सच में जानना था क्योंकि वक्त उसके पास बहुत ही कम था।
देखिए आप उसे उठाकर लेकर गई, अब मेरे पास क्यों आए हो? अनुज चाचा ने पूछा। ताकि कोई निर्दोष सजा का हकदार ना बने, ऋतु बोली। फिर आगे कहा, मैंने उसके शरीर पर जो निशान जो चोटें देखी वो मामूली नहीं थी, किसी भी शरीफ घर के लड़के के शरीर पर ये सब नहीं दिखता, ऋतु ने बताया। किसने कहा मैडम वो शरीफ है? अनुज बोला। क्या मतलब? ऋतु ने पूछा। अरे पागल है मैडम, वो लड़का किसी की नहीं सुनता, अनुज हंसते हुए बोला। क्या मतलब है आपका? ऋतु ने हैरानी से पूछा। बेचारा इस दुनिया के लायक ही नहीं है। देखो ना, मेरे पास पैसे नहीं थे मिमी, मेरी बेटी के दिल में छेद था और 2.5 लाख चाहिए थे, उसने अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दे दी। ऐसे भी पागल लोग होते हैं जो भला करना चाहते हैं, और आप जैसे भी होते हैं जो भलाई को भी गुनाह समझते हैं, अनुज नीचा देखता हुआ रीतू से बोला। रीतू चुप रही। वो छोटा था, पता नहीं किसी ने उसे गोद लिया था, सौतेला बाप था, तब मुंबई की धारावी में रहता था वो, बाप उसकी भीख मांगने जबरदस्ती भेजता था, पर उसे पढ़ना था, जितना पैसा वो बचाता था उसका सौतेला बाप सब दारू और जुगाड़ में उड़ा देता था, अनुज ने बताया। फिर? ऋतु ने आगे पूछा। फिर क्या, एक दिन गुस्से से उसने अपने बाप की दारू की बोतल तोड़ डाली, उसके बाप ने और उसके आप के दोस्त लोगों ने मिलकर जब कर उसकी पिटाई की। ये सारे निशान उसी दर्द भरी याद का हिस्सा है, यहाँ तक कि एक ने नशे की हालत में उसे चाकू से कई जगह उसके शरीर पर निशान भी बनाए। बेचारा रोज रात को डर डर के सोता है। कभी कभी यही मेरा घर पास में ही है, रोज उसकी चीखें सुनाई देती है। नींद की दवाई ने भी असर दिखाना कम कर दिया है, अनुज ने सारा कुछ बताया। साउथ कैंपस में? बोल साले, क्या क्या जुर्म किए? देव अपना बेल्ट निकालता हुआ बोला। सर मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं तो बस एक राइटर हूँ, क्राइम नॉवेल लिखता हूँ, सिद्धार्थ बोला। कि तभी देव ने उसे पट्टे से मारना शुरू किया। आह! सिद्धार्थ दर्द से चिल्लाया। ये खाकी की ताकत है, समझा? अच्छे अच्छों को छठी का दूध याद दिला देती है, बोलकर देव ने सिद्धार्थ के पैरों को निशाना बनाकर बैल से मारा। लगातार वो मारता गया और सिद्धार्थ चिल्लाता गया। कांस्टेबल ने उसे एक टेबल पर उल्टा लेटा दिया। फिर वो हुआ जो देखना मुश्किल था, डंडे से सिद्धार्थ के पैरों के नीचे मारना शुरू किया। लगातार उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। सर पागल हो गए हैं क्या? क्रिसा काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। प्लीज़ मैडम फ़ोन उठाओ, रितिका फ़ोन ट्राई करती हुई बोली। बाहर की तरफ? तो अब कैसे वो दिल्ली आया? मेरा मतलब दिल्ली कैसे आया? ऋतु ने पूछा। मैडम कहीं जाने की जगह थोड़ी थी, आना था तो आ गया वो, उस बेचारे का यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था, मगर एनजीओ और बूढ़े लोगों की मदद करते करते वो यहाँ रुक गया, अनुज ने बताया। तो कोई गुनाह नहीं किया? ऋतु को भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना सब सहने के बाद तो कोई भी शराफत की जिंदगी जीना छोड़ देगा, तो फिर सिद्धार्थ कैसे बचा रहा? मैडम, गुनाह करने की बहुत कोशिश की मगर भोला था, कुछ कर नहीं पाया। बेचारा भूख की वजह से 2 वड़ा पाव चोरी करके खा लेता था और चोरी करके खुद पकड़ा जाता था, मार भी खा लेता था ताकि पुलिस उसे हवालात में बंद कर देता कि ठंड में बेचारे को बाहर ना सोना पड़े, पर उसमें भी 0 नंबर, पुलिस उस पर तरस खाकर छोड़ देती थी। अनुज हंसने लगा। रीतू को अनुज की बात सही लगी, उसने अपना फ़ोन निकालने के लिए हाथ जेब में डाला। अरे फ़ोन, सोचती हुई ऋतु दोनों जेब चेक करने लगी। शायद से गाड़ी में रह गया होगा, बोलकर ऋतु ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ऋतु ने फ़ोन उठाया तो उसकी आंखें हैरानी से स्क्रीन को ही देखने लगी। 45 मिस्ड कॉल, ऊपर से फ़ोन भी साइलेंट मोड पर था, रीतु बोली। और रितिका को फ़ोन लगा दिया। पुलिस स्टेशन में? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्रिसा ने अपने कान बंद कर दिए। रितिका के फ़ोन की घंटी बाजी। मैडम का फ़ोन, रितिका खुश होकर बोली और फ़ोन उठाया। हेलो मैडम, क्या हुआ? इतने सारे कॉल्स किस लिए? सब ठीक तो है ना? सामने से ऋतु की आवाज़ आई। कुछ ठीक नहीं है, रितिका बोली। क्यों, क्या हुआ? ऋतु ने हैरानी से पूछा। अरे मैडम, वो हुआ यूं कि, रितिका ने ऋतु के जाने के बाद की सारी स्टोरी फ़ोन पर बता दी। ऋतु ने तुरंत फ़ोन रखा। हेलो मैडम। हेलो, रितिका ने फ़ोन की तरफ देखा। मैडम ने फ़ोन रख दिया, रितिका बोली। जरूर अपने प्यार को बचाने आ रहे होंगे, क्रिसा बोली। चुप कर, रितिका गुस्से से बोली। चाचा क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? बहुत अर्जेंट है, ऋतु कार से बाहर आई हुई बोली। क्या हुआ मैडम? अनुज चाचा ने पूछा। सिद्धार्थ को वापस लाना है, ऋतु ने बताया। बेटा मिमी ये सब संभाल में आता हूँ, बोलकर सब मिमी को संभालने के लिए देकर अनुज जी पीछे गाड़ी में बैठ गए। साउथ कैंपस स्टेशन में? बोल भी दे यार, अब तो मैं भी थक चुका हूँ, पसीने से भीगा हुआ देव अब मिन्नत करने लगा था। मैंने कुछ नहीं किया सर, सिद्धार्थ दर्द में भी बड़ी मुश्किल से बस यही बोल पाया। साले को मारो जब तक कि बता ना दे, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, हाफता हुआ देव डार्क रूम से बाहर निकला। रुमाल से अपना मुंह साफ करता हुआ वो बाहर आया ही था कि सामने से ऋतु और कोई आदमी आते हुए दिखे। ऋतु जैसे ही अंदर आई सभी स्टैंड अप पोजीशन में सैल्यूट करते हुए खड़े हुए। किसने बोला था सिद्धार्थ पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करने को? ऋतु भड़क उठी थी। उसकी गूंज पूरे स्टेशन में सुनाई दे रही थी। वहाँ कुल 30 का स्टाफ था, सभी डर के मारे वही पत्थर की मूर्ति बने खड़े रहे। हरीश जी जल्दी से सिद्धार्थ को बाहर निकालिए, रीतू ने गुस्से से कहा।
जी मैडम, हरीश जी ऑर्डर फॉलो करते हुए डार्क रूम की तरफ गए। हरीश जी डार्क रूम में पहुंचे। चलो इन्हें जल्दी से खोलो, हरीश ने बोला। पर सर ने मना किया है, दूसरे कांस्टेबल ने बताया। मैडम ने बोला है जाकर बोलूं क्या? हरीश गुस्से से बोला। नहीं नहीं, मैडम को पता चला तो सीधा सस्पेंड करेगी, कांस्टेबल रघुवीर सिंह बोला। मैं हेड कांस्टेबल हूँ और मेरी ही बात पर ऑब्जेक्शन उठाते हो, सब कुछ मैडम को बोलूंगा, देखना तुम सब, हरीश तीनों कांस्टेबल को देखकर बोला। सॉरी सर, तीनों एक साथ बोले। चुप रहो और काम करो अपना, समझे? बड़े आए सॉरी बोलने वाले, हरीश गुस्सा करते हुए बोला। हरीश ने सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ की हालत वाकई बहुत खराब थी। सॉरी बेटा वो, हरीश आगे कुछ बोलता उससे पहले ही सिद्धार्थ ने कहा। कोई बात नहीं चाचा, जिंदगी है, सब चलता रहता है। इतने दर्द में भी मुस्कान लेकर सिद्धार्थ चलते हुए बाहर जा रहा था। हरीश को काफी बुरा लगा। सिद्धार्थ मुड़ कर बाहर आया। सब ने देखा उसके जिस्म पर ऊपर की तरफ एक कपड़ा नहीं था। मस्कुलर बॉडी काफी ज्यादा हॉटनेस बिखेर रही थी। उसकी परफेक्ट बॉडी देखकर सभी हैरान थे, पर ज्यादा हैरान थे उस टॉर्चर से जो लगातार 2 घंटों से उस पर किया जा रहा था। वो दीवार पर हाथ रखता हुआ मुश्किल से चल पा रहा था। लंगड़ाता हुआ वो चलकर ऋतु के सामने आया। सॉरी वो, मेरे स्टाफ को पता नहीं था। ऋतु क्या बोले उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं मैडम, आपका काम है, बचपन से सब सहा है, छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाएगी, सिद्धार्थ बोला। ऋतु ने देखा इतने दर्द में भी होठों पर मुस्कान लिए वो खड़ा था। तभी ऋतु को अनुज चाचा ने जो कहा था सब बातें याद आने लगी। कैसे सिद्धार्थ ने बचपन में अपने सौतेले बाप का अत्याचार सहा था, कैसे वो यहाँ तक पहुंचा। ऋतु सारी बातें याद करके अंदर से दुखी हो गई थी। मैडम सुबह तक टाइम दीजिए, सब उगलवा दूंगा, देव ने कहा। तुम चुप रहो, ऋतु गुस्से से बोली। मैडम शकल से ही क्रिमिनल लगता है, हाँ दिखने में अच्छा खासा है, पर सूरत पर मत जाए, इस क्रिसा का उसके घर से काफ़ी कुछ मिला है, देखिए मैडम, बोलकर देव ने ऋतु के हाथ में न्यूज़पेपर के कटिंग किए कुछ हिस्से दिखाए जो किडनैपिंग के आर्टिकल थे वो, और जो 5 साल पहले दिल्ली में हुआ था वो। ये क्राइम नॉवलिस्ट है, लेखक है ये, इसीलिए सब जमा किया हुआ है इसने, समझे? अब चुप रहो, ऋतु गुस्से से बोली। चलिए मैडम, अब अगर आपका शक खत्म हो गया हो तो मैं चलता हूँ, बोलकर सिद्धार्थ जाने ही लगा था कि उसका पैर लड़खड़ा गया और वो गिरने ही वाला था कि ऋतु ने पास आकर उसे अपनी बाहों से थाम लिया। सभी ये देख हैरान थे पर कोई कुछ नहीं बोला। रहने दीजिए मैडम, मैं खुद चला जाऊंगा, बोलकर सिद्धार्थ ऋतु से दूर हुआ और लंगड़ाता हुआ चलते हुए जाने लगा। ऋतु काफी दुखी थी। मैडम ये आपने गलत किया, पुलिस समाज की रक्षक होती है, पर आप सब तो भक्ष निकले, ये मैं हमेशा याद रखूंगा, गुस्से से अनुज चाचा बोल पड़े। सभी चुप थे। मार मार कर देव ने सिद्धार्थ की हालत खराब कर दी थी। ऋतु गुस्से से देव को देखे जा रही थी। रहने दीजिए चाचा, वो अपना काम ही कर रहे थे, सिद्धार्थ बोला। अरे तू चुप कर, भोला है तू, इसीलिए सब तेरा फायदा उठाकर ले जाते हैं। अरे हम गरीब हैं, इसीलिए ये लोग हम पर अपनी झूठी और खोखली ताकत दिखाकर धमकाने की कोशिश करते हैं, अनुज बोला। मिस्टर जानते भी हो ये मैडम कौन है? इंस्पेक्टर देव गुस्से से बोला। चुप रहो देव, ऋतु गुस्से से चिल्लाई। खामोशी पूरे स्टेशन में छा गई। अगर इतना ही दम है तो किसी अमीर खानदान के आदमी को उठाकर इतना मारो और पीटो, फिर जाकर मैं खुद तुम्हारी मैडम को सलाम ठोकूंगा। अगर किसी अमीर घराने के लड़के को उठाया होता तो अब तक वकीलों ने तुम सब पर केस कर दिया होता, बड़े आते ताकत का रोब दिखाने वाले, अनुज गुस्से से बोला। सिद्धार्थ की ये हालत देख अर्जुन काफी गुस्से में था। सच था जो भी अनुज बोला था। ऋतु बस खामोश थी, उससे सिद्धार्थ की ये हालत अब देखी नहीं जा रही थी। चल बेटा, बोलकर अनुज चाचा सिद्धार्थ को कंधे से सहारा देते हुए बाहर लेकर जाने लगे। तभी 1 मिनट चाचा, बोलकर सिद्धार्थ रुका, फिर पलटकर सभी को देखने लगा। ऋतु और बाकी सब उसे देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि तभी सिद्धार्थ बोला। माफ कीजिएगा सर, पर आपने गलत बोला था, सिद्धार्थ देव को देखकर बोला। किसी को कुछ समझ नहीं आया, देव भी कंफ्यूज था। हरीश चाचा बहुत काम के हैं, सिद्धार्थ मुस्कुराता हुआ बोला। कम से कम आपसे तो ज्यादा ही काम के हैं, सिद्धार्थ आज बोला। देव भड़क उठा। ऋतु भी हैरान थी कि सिद्धार्थ क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, ये अब तुम मुझे बताओगे, देव बोला। मैं कौन होता हूँ सर आपको बताने वाला, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि उन्हें आपसे ज्यादा पता है, सिद्धार्थ ने कहा। किस बारे में पता है? देव ने पूछा। सही और गलत, या यूं कहूं इंसान की परख के बारे में, सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला। आगे कहा, अगर इनके 30 साल के अनुभव को काफी लाने में बर्बाद ना करके केस सॉल्व करने में लगाया होता तो अब तक कुछ कैसे तो आप सॉल्व कर ही चुके होते। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला और बाहर निकल गया। ऋतु की हंसी निकल गई। वही हरीश की छाती अपनी तारीफ सुनकर चौड़ी हो गई। मैडम ये गलत किया आपने, देव गुस्से से बोला। मेरे होने वाले पति को लॉकर में डालकर बिना किसी सबूत के जानवरों की तरह मारने और पीटने के लिए 1 महीने के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकती हूँ, ऋतु गुस्से से बोली। पूरा पुलिस स्टेशन ऋतु की बात सुनकर शॉक था।
अगली बार ये इंसान यहाँ आए तो ध्यान रखना कि वो कौन है, और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम सब का क्या हाल कर सकती हूँ ये भी समझ लेना, समझे? ऋतु चिल्लाई और स्टेशन से बाहर निकल गई। एपिसोड 3 फर्स्ट किस। रात के 9 बज रहे थे। दर्द से तड़पता हुआ सिद्धार्थ अपने रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया। साथ में अनुज चाचा उसे सहारा देते हुए खड़े थे।